Good morning, namaste. I am going to present my जो पावर पॉइंट है उसको हम आपके सामने ला रहे हैं। इसका दो हिस्सा है। एक हिस्सा में हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल रहेंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, देन व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस वी शुड फॉलो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है, इन्फ्यूजन मॉडल क्या है। ये सब जो टेक्निकल बातें आप लोग भी अपना जो बीएड कोर्स में पढ़ सकते होंगे, अपने क्लासेस में जो आप लोग ने प्रैक्टिस किया कर सके। इट इज जस्ट ए रिवाइंड ऑफ व्हाटएवर यू हैव लर्न ड्यूरिंग योर बीएड कोर्स और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अभी स्कूल्स में एनवायरमेंटल एजुकेशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आई डोंट थिंक द कंपलसरी सब्जेक्ट कंपलसरी यू हैव टू टीच इट कंपलसरीली थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इसलिए ये जो ओरिएंटेशन होगा, इस ओरिएंटेशन से आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। आप लोगों से हमको जो फीडबैक मिलेगा, हमको भी थोड़ा एनरिचमेंट मिलेंगे। अगर आप आंख बंद करके फील करेंगे कि आपका जो सराउंडिंग है, जो जो आवाजें आएंगे, जो जो फीलिंग्स आपके पास आएंगे, उसके बाद आंख खोल के जो देखेंगे, तो आंख खोल के जो देखेंगे आपका सराउंडिंग में, आंख बंद करके जो फील करेंगे, ये दोनों मिला करके जो होता है, ये है आपके लिए आपका एनवायरनमेंट। उसके लिए आपको बहुत काफी सारे थ्योरेटिकल डेफिनेशंस मिलेंगे। अलग अलग वर्ल्ड का जो बॉडी है एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के, यूनेस्को भी कुछ बताए हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल ग्रुप में भी कुछ बताए हैं। ये सारे भी आपको अपना साइट में जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों के पास जो जाएंगे, इजीली आप क्या कहेंगे, बच्चों तुम आंखें बंद करो, क्या फील कर रहे हो, क्या क्या सब सुन रहे हो, कैसे कुछ हवा लग रहा है आपका बॉडी में, जो भी है। उसके बाद आंख खोलिए और चारों तरफ देखिए, जो आप देखते हैं वही मेरा एनवायरनमेंट है। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर वेलोसिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। बारिश को लेकर के प्रेसिपिटेशन, देन टेम्परेचर, देन एयर वेलोसिटी, देन इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स एंड द वेरिएशंस एंड वेरिएबिलिटी। तो अलग अलग जो कंपोनेंट है, मैं, मेरे सारे और जो जितने लोग हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, सॉइल, एयर, वाटर, बारिश, उष्णता, टेम्परेचर, वायु, सबको लेकर के जो इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन, ये सारों, ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, दिस इज आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब मी, अदर पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, एयर, बिल्ट एनवायरनमेंट। बिल्ट जो हम लोग मकान बने हुए हैं, सड़क बने हुए हैं, ब्रिज बने हुए हैं, फैक्ट्रीज बने हुए हैं, दीज आर ऑल बिल्ट अप एनवायरनमेंट। मी, ये सारे चीजों को लेकर के हम लोग का एनवायरनमेंट होता है। और आप जो एरोज में देखिए, पूरा इंटरेक्शन है, ये पूरा अलग अलग चीजों के बीच इंटरकनेक्टिविटी है। इंटरकनेक्टिविटी को लेकर के ये एनवायरनमेंट होता है, इससे हम लोग का इकोसिस्टम भी बनते हैं। तो ये सारे चीजों को लेकर के हम लोग अभी आज बातचीत करने जा रहे हैं। ये जो एनवायरनमेंट है, हाउ वी आर गोइंग टू involve children in understanding environment, how we engage children to make them feel about environment, उनको अनुभव करें, and how we engage children in understanding environment, and how we can engage children to develop skill to understand environment। और ये सारी चीजों को हम लोग आज बातचीत करेंगे। There are two types of environment, like physical and social। तो सोसाइटी को छोड़ के एनवायरनमेंट का कोई स्टडी नहीं हो सकते हैं। जब भी हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी कैनॉट बी कीप्ट सेपरेटली, इट कैनॉट बी कीप्ट इन आइसोलेशन। तो सोसाइटी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट तो आपको मालूम है, ये जो बायोस्फीयर है, उसके बाद जो एयर, सॉइल, वाटर, ये सारे चीजों को लेकर के फिजिकल एनवायरनमेंट है। एंड सोशल एनवायरनमेंट है, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, वी स्टे इन ए सोसाइटी, एंड सोसाइटी सर्वाइव विद द कंपोनेंट्स फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के बीच, जो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बीच रेगुलर इंटरेक्शन होता है। थ्रू दैट इंटरेक्शंस वी सस्टेन आवर लाइफ, हम लोग जीवित रहते हैं। हमारा जो डे टू डे नीड्स है वो फिजिकल एनवायरनमेंट से लेते हैं, वी इंटरेक्ट। हम लोग का जो कल्चर है, वो कल्चर वी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इकोसिस्टम, अवेलेबल एनवायरनमेंट, और उसी को लेकर के हम लोग का जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ते हैं।
तो एक फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट दोनों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का दो हिस्सा है, एक नेचुरल एंड मैनमेड। तो मैनमेड आपको बताया है हम लोग, जो मकाने बनते हैं, जो फैक्ट्रीज बनते हैं, जो सड़कें बनते हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, ये सब जो व्हीकल्स होते हैं, ये सब लेकर के हम लोग का मैनमेड एनवायरनमेंट होता है। नेचुरल भी आप लोगों को मालूम है। तो आज हम जब बातचीत करेंगे दोनों हिस्सा, फिजिकल एंड सोशल दोनों को लेकर के, जो सोशल एनवायरनमेंट को लेकर के हम लोग का कितने सारे चीजें डेवलप होता है, जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ह्यूमन कल्चर, कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन आवर फिजिकल सराउंडिंग। इसको छोड़ के नहीं हो सकता है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ई कहते हैं। So environmental education is a process that allows individuals to explore environmental issues. तो आपका आसपास, हमारे आसपास जो environmental issues होता है, कितने पेड़ होते हैं, कितने ग्रासलैंड होते हैं, कितने तालाबे होते हैं, कितने पोन्स होते हैं, कितने रिवर्स होते हैं, कितने मैनमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे चीजों को लेकर के, तो कितने बीमारियां होते हैं, ये जो बीमारियां होते हैं, क्या क्या बीमारियां होते हैं, वाटरबोर्न डिजीज कितने हैं, वेक्टरबोर्न डिजीज कितने हैं, ये पूरा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लोर, ऑब्जर्व अंडर एनवायरमेंटल इश्यूज, अपना सराउंडिंग्स में क्या क्या है। तो एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो जो हम लोग का समस्या हम लोग को नजर में आएंगे अपना सराउंडिंग्स में, तो दो पार्ट है, एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दोनों आप देखिए, पहले आपको एक्सप्लोर किया, उसके बाद सॉल्विंग किया, देन टेक एक्शन, इंप्रूव द एनवायरनमेंट। उसके बाद आपने जो काम किया है, घर घर जा रहे, पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने रास्ता निकाला, एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक उसको ड्रेन को साफ करना, उसके बाद आप एक्शन में आ जाइए। एक्शन में कब कैसे आएंगे, आप पूरा फील्ड में जाइए, साफ कीजिए, लोगों के घर में जाइए, लोगों को समझाइए, ये जो एक्शन कंपोनेंट है। इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। जितने आप कम्युनिटी आउटरीच में जाएंगे, आपका बच्चों उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, दे विल एंजॉय, दे विल इंटरेक्ट विद पीपल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सोसाइटी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये जो मैंने आपको बताया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक लाइन गेली ना, ये नेट बंद पडलं ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये भी आप देखिए, जो बात है इसको समराइज मैंने इस डायग्राम में किया है, ये भी मैं किसी से हायर किया हुआ है, कुछ इंटरनेट सोर्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट टू समराइज, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स, अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड पार्टिसिपेशन। पहले काम तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो उसके बाद नॉलेज, जो आप एक्सप्लोर करते हैं ना, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ड्रेन में क्या क्या पानी के कहाँ से आते हैं, उसमें पानी में क्या क्या अनवांटेड चीजें हैं, उसमें क्या लाइफ सिस्टम है, ये सारे चीजों को आपका जो इंफॉर्मेशन आएगा उससे आपका नॉलेज बनता है। तो थ्रू एक्सप्लोरेशन यू आर गोइंग टू गेन नॉलेज, समटाइम्स यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू नॉलेज। आप लोग बच्चों को जब एक पेड़ के सामने लेके जाएंगे, तो पेड़ के लिए जितना भी वो स्टडी करेंगे, पेड़ कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, उसका हाइट कितना है, पेड़ में कितने क्या क्या चिड़िया बैठते हैं, पेड़ में अगर कुछ लताएं, उसको कुछ क्लाइंबर्स उसके पेड़ में है, पेड़ का आसपास क्या पेड़ आउट कुछ प्लांट्स है, उसका सॉइल क्वालिटी कैसा है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे वो नॉलेज देता है। दैट मीन्स एक्सप्लोरिंग ऑफ नेचर गिव्स यू नॉलेज, इट क्रिएट्स न्यू नॉलेज फॉर द चिल्ड्रन एंड बाय द चिल्ड्रन। उसके बाद एटीट्यूड, जो एनवायरनमेंट को लेकर के आपका जो एटीट्यूड है, पहले तो ऐसा था जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन जब शुरू नहीं हुआ था, आई एम टेलिंग अबाउट दी अर्ली 19th सेंचुरी, तब जो सिविलाइजेशन का हम लोग का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसका मतलब उस समय था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये मीनिंग था एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, गो फॉर मोर प्रोडक्शन, फुलफिल द पीपल्स नीड्स। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का ये इंपॉर्टेंट इशू है, जो आपका जो एटीट्यूड है, बच्चों का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचर,
टुवर्ड्स द नेचुरल कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, इसको चेंज करना है। एंड आपको सबको मालूम ही है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ टिल द डेट ऑफ डेथ। हम लोग एनवायरमेंट को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पूरा हम लोग एनवायरमेंट के साथ रहते हैं, एनवायरमेंट से हम लोग रिसोर्सेज लेते हैं, एनवायरमेंट में हम लोगों को अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू वेनिश इन द एनवायरमेंट। उसके बाद स्किल्स, एक्सप्लोरिंग, मैंने जो कहा है एक्सप्लोरिंग नेचर, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, उससे स्किल फॉर स्टडीइंग एनवायरमेंट। स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है? देयर आर डिफरेंट वेज। उसका एक इंपॉर्टेंट वे है प्रोजेक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आजकल सारे टेक्स्ट बुक में, सारे करिकुलम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसलिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। देन पार्टिसिपेशन, ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, कोई इंडिविजुअलिस्टिक एजुकेशन नहीं है। आप बच्चों को ग्रुप्स में काम करने के लिए दीजिए, उनको ग्रुप लर्निंग, सेल्फ डिस्कशन विद इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये पूरा आपको उन लोगों को एनकरेज कीजिए। पार्टिसिपेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब जाएंगे पार्टिसिपेशन, नेचर एक्सप्लोरेशन के लिए जब जाएंगे इन ग्रुप्स, वो लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे, उससे क्या होता है, उनका लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेंगे। देन म्यूचुअल इंटरेक्शन, सोशल कमिटमेंट बढ़ेंगे। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन में आउटरीच प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये सारे मैंने बातें इस स्लाइड में मैं थोड़ा कंपाइल करके, समराइज करके आपके साथ सामने ला रहा हूँ। सो व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम एनवायरमेंटल एजुकेशन? तो मैंने पहले कहा व्हाट इज एनवायरनमेंट, देन हमने आपको कहा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे, कैसे होते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे होता है। तो अभी मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि व्हाट डू वी वांट टू अचीव फ्रॉम एनवायरमेंटल एजुकेशन। हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इसका सबसे पहले अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। हाउ वी वांट टू अचीव सेंसिटिविटी, तो एनवायरनमेंट को लेकर के हम लोग संवेदनशील रहना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा नॉलेज, ऑल टाइप ऑफ, वी वांट टू गेन नॉलेज। बच्चों को भी नॉलेज देना चाहते हैं, एंड बच्चों, स्टूडेंट्स should earn knowledge through their activities. Then attitude of concern for the environment and motivation to improve or maintain environmental quality. ये जो environmental quality it's a very important issue है। तो आजकल हम लोग environmental quality के बारे में कम सोचते हैं, बहुत लोग कम सोचते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं अपना जो घर है, अपना जो कैंपस है, अपना रहने का कैंपस का हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जिसका जो कचरा निकालते हैं वो हमारा दीवार का बाहर रास्ते के ऊपर फेंक देते हैं। अभी भी ऐसे लोग शहर में रहते हैं। तो ये लोग दे डोंट हैव दैट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए वो एटीट्यूड भी नहीं। तो क्वालिटी एनवायरनमेंट का जो एटीट्यूड नहीं है, अपना पूरा कैंपस साफ सुथरा रहेंगे, लेकिन रास्ते से जब जाएंगे अपना नाक में रुमाल रख करके जाएंगे। तो क्यों होता है ये तो एटीट्यूड। तो ये सेंसिटिविटी हम लोगों ने डेवलप नहीं कर पाए, वो सेंसिटिविटी नहीं है, उनके पास नॉलेज भी कम है, इसलिए एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ। तो एक का साथ नंबर 1 के साथ नंबर 2 इज रिलेटेड, नंबर 2 के साथ नंबर 3 रिलेटेड है, तो एक को छोड़ करके दूसरा नहीं हो सकता है। ये जो मैंने कहा है, दिस इज नॉट माई ओन थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन। ये अलग अलग यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंसीज है, ऑथराइज एजेंसी, उन लोगों ने ये डेफिनेशन को बताया है, उन लोगों ने इसको कहा है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, इसमें मेरा कोई अपना चीज नहीं है। स्किल टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प रिजॉल्व एनवायरमेंटल चैलेंजेस, हाउ टू डेवलप दिस स्किल। ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आप बच्चों को अपना स्कूल कैंपस में घुमाइए, घुमाने के बाद उनका उधर में जो पेयर्स है वो पेड़ को आइडेंटिफाई करने दीजिए। तो आइडेंटिफाइंग नेचुरल स्पीसीज, स्कूल का कैंपस में क्या क्या चिड़िया आते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दीजिए। वो स्किल आप सिखाइए उनको, हाउ टू आइडेंटिफाई। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, इंटरनेट भी मिलते हैं, अच्छे किताबें भी हैं। देयर आर सो मेनी गुड बुक्स टू आइडेंटिफाई। तो बर्ड्स को लेकर के तो सलीम अली साहब का एक अच्छा किताब है, आइडेंटिफाइंग इंडियन बर्ड्स। तो पहला तो है आप अपना घर से या अपना स्कूल कैंपस से शुरू कीजिए, बच्चों को एंगेज कीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीसीज इन द कैंपस।
वो कैंपस जो आइडेंटिफिकेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये शुरुआत। उसके बाद पार्टिसिपेटरी, इसलिए पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज दैट लीड टू द रिजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे तो उनके बच्चों के साथ यूनिटी आएंगे, टीम वर्क डेवलप होंगे, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आएंगे। तो हम लोगों को थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन वी वांट टू डेवलप देम एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली वी वांट टू मेक आवर न्यू जनरेशन रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो इससे क्या बनते हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स डेवलप होते हैं। तो एनवायरमेंटल एथिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। दैट मीन्स इट विल मेक द सिटीजन रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, ये इट इज नॉट ओनली फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन बट फॉर ऑल अदर टाइप ऑफ एजुकेशन। तो अटेंशन पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अटेंशन के लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे उनका इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट पर। तो आपका एज ए टीचर पहला काम है बच्चों को अपना पर्यावरण को लेकर के उनके मन में इंटरेस्ट, अटेंशन डालना। जैसे अटेंशन आएगा थ्रू सम एक्टिविटीज यू कैन ड्रॉ द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के बाद उनको डिजायर फॉर द एनवायरमेंट, डिजायर फॉर द सब्जेक्ट, डिजायर फॉर द इश्यू, उनका जो इच्छा आएंगे। उसके बाद उनको जब काम करेंगे कन्विक्शन आएगा, यस आई कैन डू इट। जो कन्विक्शन आएगा तब वो काम कर सकते हैं, दे विल कम टू द एक्शन। अब जब कुछ काम करेंगे समाज के लिए, पूरी पर्यावरण के लिए, उनको क्या आएगा, अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन। तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू अचीव, दैट इज ए सेटिस्फेक्शन फ्रॉम माय ओन वर्क। आपको भी लगता है जब अच्छा आपका बच्चों को जब अच्छा मार्क्स आते हैं एग्जाम में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि आपको लगता है कि यस मैंने बच्चों को जो सिखाया है उससे मुझे उनको लाभ हुआ है, मेरा पर्पस था बच्चों को अच्छा करना, उनको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल गया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। इसमें क्या होगा, बच्चों को आपको अटेंशन ड्रॉ करके ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे। जो बच्चों का पूरा जो ड्रेन ब्लॉकेज का पूरा प्रॉब्लम है अपना इलाका में, वो ड्रेन ब्लॉकेज का प्रॉब्लम अगर परमानेंट सोल्यूशन कर सकते हैं थ्रू एक्शन, तो बच्चों को जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसका सस्टेनेबिलिटी बहुत लंबा होता है, ये लाइफ लॉन्ग। उसके बाद उनको और कुछ करने के लिए एनकरेजमेंट मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अचीव दैट द टॉप इन द लैडर, दैट इज सेटिस्फेक्शन। हर काम में सेटिस्फेक्शन जरूरी है। अगर आपको कुछ करके सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तब तो आप वो काम कभी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट टू बी अचीव। आप कुछ भी अवार्ड दीजिए, कोई भी अवार्ड का कोई माने नहीं रहता है अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कुछ बच्चे हैं एग्जाम में 90% मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं 70% मिलने से भी सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने जो एफर्ट दिया है उसका रिजल्ट मिला है। तो सेटिस्फेक्शन इज ए डिफरेंट इशू एंड उसका जो एंजॉयमेंट होता है, जिसका जो ये होता है वो सस्टेनेबल होता है, वो रहता है दिल में। तो अभी की प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये भी आपको मालूम होगा, मैं बाद में सेकेंड सेशन में आएगा। जो TBLC जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1977 में, उससे तब से 1977 के बाद ही एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के पूरा दुनिया में फॉर्मल स्टेज में काफी सारे बातचीत हुआ है। तो की प्रिंसिपल्स क्या नीति को लेकर की आधारभूत नीति है जिसको लेकर के हम लोग एनवायरमेंट को आगे ले जा सकते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन को आगे ले जाते हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। आप खुद को लेकर के मत सोचिए मेरे लिए ये है ये नहीं है। वी आर जस्ट पार्ट ऑफ, लाइक टाइगर्स, लाइक इंसेक्ट्स, लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। हम सेम है, हम कोई अलग नहीं है। लेकिन अभी जब आप क्लास में रहेंगे उसको और अलग होगा कि वी आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट तो है ही, बच्चों को समझना होगा कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। आपके लिए क्या है, स्टूडेंट्स आर द मेन फोकस। आपके लिए मेन फोकस है स्टूडेंट्स। तो हम लोग का मेन फोकस, आपका मेन फोकस होगा स्टूडेंट्स। तो बच्चों को जो मैंने वो फाइव पैरामीटर्स दिखाया था, व्हाट वी वांट टू अचीव, उसको अचीव करने के लिए बच्चों को आपको मेन फोकस बनाना है। टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स ओनली। मैंने शुरुआत में आपको कह दिया था, यू आर गोइंग टू बी ओनली फैसिलिटेटर्स, डोंट ट्राई टू टीच देम ड्यूरिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रैक्टिसेस, लेट देम लर्न बाय देमसेल्फ। लेकिन आपको उसको गाइड करना है, जो सही है उसको दिखाना है। दे विल लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू देयर एक्टिविटीज।
Environmental education is as interactive as possible. Make it as interactive. जितना भी interactive ज़्यादा होगा, उतना उसको learning process ज़्यादा आसानी हो जाएगा. Therefore, environmental education is more than information about the, थोड़ा इसमें typing mistake हुआ है, more than information about the environment. Environmental education कोई information देने का subject नहीं है. It is much more than that. That is a self-learning process. You are going to change their attitude towards nature. ये attitude change करने के लिए आपको काम करना है. You are not going to throw them some informations. Then other guiding principles are consider the environment in its totality, natural and built. There, I have already told there are two types of environment, one naturalist and one built. So दोनों को हम लोगों को consider करना है. तो make it a continuous lifelong process. मैंने पहले कहा कि environmental education is a lifelong process. अब traditionally आप देखिए, जब बच्चों का जन्म होता है, in our many places we use in particular in northeastern region, तो पहला जो dissection होता है वो bamboo का जो धार होता है उससे होता है. तो starting from that day to the till the date of death, तो हम लोग जो लोग गुजर जाते हैं उनको बैम्बो का हम लोग जो है ना उसको लेकर के हम लोग स्मशान में ले जाते हैं, काफी जगह में उस जगह प्रैक्टिस है. ये तो डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ हम लोग एनवायरनमेंट को छोड़ के नहीं रह सकते. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये बच्चों को फील करने के लिए दीजिए. इन्फ्यूजन अप्रोच. तो इन्फ्यूजन अप्रोच क्या है? देयर आर टू टाइप्स. वन, एक तो है आप एनवायरमेंटल स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट कर सकते हैं. पहले इंडिया में 2-3 साल ऐसे चला है, देयर इज सेपरेट टेक्स्ट बुक फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज. बाद में ये पूरा दुनिया में ये डिस्कशन हुआ, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एडिशनल बर्डन टू द स्टूडेंट्स. तो इसलिए क्या अभी इन्फ्यूजन मॉडल है कि इट इज इंट्राडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी. मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है? अलग अलग सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, लैंग्वेज, देन MIL, साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, हिंदी, देन कल्चर, सब में हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को साथ थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है. हर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज को ला करके वो एटीट्यूडल चेंज, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इन्फ्यूजन अप्रोच. इन्फ्यूजन अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू आर गोइंग टू इन्फ्यूज एनवायरमेंटल एजुकेशन थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो इससे हम लोग का क्या प्रॉफिट हुआ? तो बच्चों के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो गया. देन यूटिलाइज डाइवर्स लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड ए ब्रॉड एरे ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस. देन डाइवर्स लर्निंग एनवायरमेंट्स क्या होता है? हम लोग को लर्निंग के लिए अलग अलग फैसिलिटीज होता है. आपके पास कुछ लेबोरेटरीज होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, देन ब्लैक बोर्ड होता है. तो आपके लिए एक अच्छा स्कूल में मेडिसिनल प्लांट गार्डन हो सकता है, एक फ्लावर गार्डन हो सकता है, देन कुछ बोटेनिकल गार्डन हो सकता है, नियर बाय कोई जूज हो सकता है, एक अच्छा रिवर हो सकता है. जितना भी डाइवर्स आपका फैसिलिटीज है उसको आप यूटिलाइज कीजिए. एंड ए ब्रॉड एरिया ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस, और उसको लेकर के अलग अलग अप्रोच कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसको लेकर के आप काम कीजिए. देन फोकस ऑन द लर्नर्स ओन कम्युनिटी. तो जो लर्नर है उनका क्या रेंज है, हाउ ही कैन लर्न, हाउ ही इज कंफर्टेबल इन लर्निंग. और आप कोई नया चीज उनको ठोक के मत दीजिए. डोंट थ्रो देम एनी न्यू थिंग. उनका डोमेन क्या है, किसको लेकर के वो आसानी से सीख सकते हैं. तो उनका जो अपना डोमेन है उस डोमेन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए. देन he or she will easily learn. So these are some of the guiding principles of environmental education. Then infusion approach. So infusion approach क्या है? Infusion approach may be defined as a process of integrating content and skills into existing courses without jeopardizing the integrity of the courses themselves. तो पूरा जो कोर्सेस है, अलग अलग कोर्सेस को लेकर के हम लोग एक साथ उनको कर सकते. जैसे मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर में हम कैसे लाएंगे? तो यू कैन गिव सम गुड स्टोरी ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक. मैथमेटिक्स को लेकर के जैसे ज्योमेट्री, सिमेट्री इन नेचर. सिमेट्री इन नेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कल्चर तो बिल्कुल इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन
particularly the traditional culture, is totally depending upon the local biodiversity, local resources. तो उसमें भी आप environment डाल सकते हैं. So environmental education concepts in the already existing subjects in school curriculum. ये बहुत अभी यही अप्रोच चल रहा है. हम लोग का जितना भी एनवायरमेंटल एजुकेशन है डेलिब्रेशन से सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम लोग इसको इंकॉर्पोरेट करने के लिए जा रहा है. देन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया है, जैसे डेवलप सेल्फ लर्निंग स्किल थ्रू सॉल्विंग लोकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. दिस इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, setting goal, develop a method, work plan, analysis and interpretation, conclusion, evaluation. So problem solving leads to skill of project based learning. चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है. तो आप चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का वेबसाइट भी है, उसमें जाकर के आप सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे. बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए. आपका दो काम होगा, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्कूल में होगा और उसके जरिए वो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. Then more principles. Relate environmental sensitivity and problem solving at every level to the learner's own community. Then enable learners a role in planning their learning projects. Enable learners a role in planning their learning projects. Promote cooperation in the prevention and solution of environmental problems. Cooperation. This mutual cooperation is very important. एक बच्चे को दूसरे बच्चों को हेल्प करना चाहिए, एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप को हेल्प करना चाहिए. मान लीजिए एक ग्रुप को आपने दूसरा काम दिया, एक ग्रुप को दिया ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम के लिए, कुछ कम्युनिटी प्रॉब्लम के लिए, एक दिया कुछ खेत का प्रॉब्लम के लिए. लेकिन खेत के लिए जो ग्रुप गया है उनके पास वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का भी कुछ जानकारी उनके पास हो सकता है. तो म्यूचुअल कोऑपरेशन, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन विद इन द ग्रुप, म्यूचुअल कोऑपरेशन between two groups, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रमोट कोऑपरेशन इन द प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे दे विल बिकम गुड सिटीजन्स. इससे भी फ्री उनको टीम वर्क के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा. आप देखेंगे कि बाद में जितने भी वो काम करते हैं दे विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू प्रॉपर टीम वर्क. आजकल काफी सारे हायर लेवल में हम लोगों ने देखा है, काफी सारे लोग हैं जो अकेले काम करने के लिए काम करते हैं. इट्स अ वेरी introvert way, they try to solve all their problems by themselves, himself or herself. बाद में क्या होता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, कभी कभी रोड ब्लॉकेज हो जाता है अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. अगर that person would have shared the problem with the others, then solutions would have come to him much better way. क्योंकि एक लोग अकेले जो जितना सोचेंगे, तीन चार लोग बैठ के सोचेंगे तो बहुत ज्यादा आइडियाज निकल के आते हैं. So examine major environmental issues from local, national, regional, international perspective. हमेशा याद रखिए, हम लोग हमेशा लर्निंग प्रोसेस अपना लोकल इश्यूज को लेकर के शुरू करेंगे, लेकिन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव. अल्टीमेटली हम लोग को एक ग्लोबल सिटीजन है, सबको एक साथ इस दुनिया में रहना है, लेकिन we'll start learning from our own home, then our from own school, then our from own community, then from our local village, then taluks, then from our own subdivision, districts, states, nation, then global. ये पूरा local understanding with a global perspective, ये बहुत important है environmental education के लिए. Focus on current and potential environmental situation within a historical perspective. मान लीजिए आपके गांव में एक 80 साल के एक औरत है या आदमी है जो काफी नॉलेजेबल है अपना इलाके को लेकर के, उनके पास आप जब बच्चों को लेकर के जाएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एनवायरनमेंट को लेकर के, तब क्या था और अब क्या है, ये आपको पता चलेगा. Then emphasis on complexity of problems in developing critical thinking and problem solving skills. There will be some complexity of problems. So हर प्रॉब्लम इजी नहीं होता है. Then जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए तो क्रिटिकल थिंकिंग है अलग अलग. इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ग्रुप एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल थिंकिंग मान लीजिए एक इश्यूज है जो आप समाधान आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रुप में तो डिस्कशन करेंगे, 10 बच्चे 10 ओपिनियंस देंगे, उसको लेकर के डिसीजन मेकिंग आसानी होता है. There will be a lot of complexities you will face, and there will be some things which will be very difficult to understand. Then
दिस यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन दिस कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चों को भी आपको नहीं, बच्चे डिस्करेज हो जाएंगे जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी, तो उनको कहेंगे ये कॉम्प्लेक्सिटी तो हर जगह होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका यह है आप एक साथ बैठ करके बात करो, एक साथ डिस्कस करो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करो, देन ये कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएंगे। So impart environmental teaching in relation to daily life and livelihood. So environmental teaching, environmental learning in relation to day-to-day life and livelihood. जब कुछ भी चीज आप livelihood के साथ जोड़ेंगे, then it is easy to understand. Then education, there are two issues here. One is education about environment, and one is education through environment. So education about environment की आपको environment को जानना है. To provide understanding of how natural system works, provide understanding of the impact of human activities upon these systems, fosters environmental awareness and concerns. तो पहले आपको environment के बारे में जानकारी देना है, जानकारी लेना है। तो ये जो है पहले, तो इससे क्या होता है, बच्चों को अवेयरनेस के लिए आसानी होता है। जो भी आपके पास संसाधन है वो बच्चों को आप दे दीजिए जानने के लिए। उसके बाद तो आएगा आपका education through the environment. Let them be part of the environment. Actually, what happens? Gives reality, relevance, and practical experience to learning through direct contact with the environment. Then it develops important skills for data gathering. So data collection, पेड़ के बारे में, बच्चे, then animal के बारे में, soil के बारे में, water के बारे में, सबका जो data collection के लिए उनको skill develop होगा. Education through environment. Then develops aesthetic appreciation. वो aesthetic value आप जब तक उनको नेचर के बीच नहीं ले जाएंगे तब तक वो they will not feel. So इसलिए aesthetic appreciation is very important. तो हम लोग को environment को क्यों हम लोग we should conserve environment? It is for sustainable use of natural resources. That is one. For our survival. Then understanding the aesthetic value. Aesthetic value हमारा health को ठीक रखता है, मन को खुश रखता है, ये भी important component है. Then there are some characteristics of environmental education. It is interdisciplinary and holistic in nature in its application of environment as a whole system. आप पेड़ के बारे में, you don't think about the trees separately and elephant separately, tiger separately, insects, no. सबको लेकर, because there is a interconnectivity. Without grassland, rhinoceros cannot sustain. Without river, tortoise, without water body, tortoise cannot survive. So इसलिए ये जो holistic nature of environmental education, अब पूरा environment take in totality, अलग-अलग नहीं हो सकता है. It is an approach to education as a whole rather than subject. ये education as a whole, इसलिए हम लोग आजकल कहते हैं infusion मॉडल, हर सब्जेक्ट में environment को हम लोगों ने जोड़ दिया है. It concerns the interrelationship and interconnectedness between human and natural system. तो हम लोग का जो human है, natural system के बीच जो interrelationship है, interconnectedness. There are good games. There is a good game called Web of Life. Web of Life में क्या होता है, बच्चों को एक सर्कल में बिठाइए, जो अलग-अलग बच्चों को अलग-अलग रोल लीजिए, किसी को टाइगर बनाइए, किसी को बर्ड्स बनाइए, किसी को मंकी बनाइए, किसी को पेड़ बनाइए, किसी को ग्रास बनाइए, किसी को सूरज बनाइए, किसी को सॉइल, किसी को एयर. Then you will let them play. Then the tree will say I want soil, soil will say I want sun, the sun will say I want rain. All these things will see ultimately. आप एक थ्रेड को लेकर के एक दूसरे के पास थ्रेड को लेकर के जाइए, आप देखिए बाद में एक नेट बन जाएगा, जैसे वेब. उसको हम क्या कहते हैं, वेब ऑफ लाइफ. Web of life is a very important game, very interesting game to understand the ecosystem relationship. It views the environment in entirety, social, political, economic, technological, moral, aesthetic, spiritual aspects. ये सारे चीजों को लेकर के environment होते हैं. It encourages participation in the learning experience, emphasizes activity, active responsibility, local to global dimension, encourages development of sensitivity, awareness, understanding, critical thinking and problem solving skills. I am just summarizing. ये सारे चीजें हम लोगों ने बातचीत कर चुके हैं. Encourages clarification of values and values sensitive to the environment, जो हमने ethical value के बारे में कहा है. Building environmental ethics. Environmental ethics is a very important component.
तो क्या है एनवायरमेंटल एथिक्स? तो हम लोग जब भी कुछ नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर लाइवलीहुड, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि वी शुड लीव समथिंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये दीज आर ऑल बेस्ड ऑन किविलिस्टिक रिपोर्ट रिकमेंडेशन 1977, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। देन एनवायरमेंटल इश्यूज, व्हाट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज? डिफॉरेस्टेशन, desertification, resource utilization, ecosystem balance, environmental pollution, urbanization, urban sprawl, global warming, socio-economic issues, all these things will come. All these leads to concern for sustainable development, and we have goal for education for sustainable development. Therefore, what is sustainable development? Sustainable development यही होता है कि हम लोग आज जो करते हैं उससे हम लोग को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए भी इस प्रकृति में कुछ रहे। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको लेकर के अभी पूरा एजुकेशन करिकुलम डेवलप हो रहा है। Therefore, environmental education has a much bigger role to play because we have to achieve that target by 2030. तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 3 हिस्सा है: सोशली इक्विटेबल, इकोलॉजिकली बियरेबल, इकोनॉमिकली वायबल। ये तीनों कंपोनेंट को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ है। सोशली इक्विटेबल, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ये जो है ना थोड़ा बीच को थोड़ा गैप को कम करना है। इकोलॉजिकली बियरेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल, ये तीनों चीजों को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। सो नाउ माय सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, में जो हम डिस्कस करेंगे, the beginning of modern environmental education concepts, global perspectives, different international initiatives to develop EE, Indian initiatives, environmental awareness programs in India. These are 5 issues we are going to discuss. It all started in 18th century when Rousseau and later Louis Augustin stressed the importance of education that focuses on environment. Augustine encouraged students to study nature, not books. ये बहुत important है। 18th century में अगासी ने क्या कहा था? You study nature, not books. Books का knowledge तो अपने आप आ जाएगा if you go to the nature. तो study nature को study कीजिए, जो book का knowledge अपने आप आएगा। तो knowledge should be gained from the nature. Nature के बीच जाइए, feel yourself as a part of the nature. You will get all the knowledge, not from the book. This led to the nature study movement, and Anna Bosford Comstock brought out a very important book on nature study in 1911. Then came the conservation education during 1920 to 30s. Conservation education was a major scientific management and planning tool that helped solve social, economic, and environmental problems. So environmental conservation education, that means conservation of nature, conservation of natural resources, conservation of forests, conservation of water bodies, conservation of your traditional variety of rice, conservation of traditional ecosystem. All these things came together. This came in the 1920s to 30s. There is a term called the conservation education. इसको लेकर के पूरा हम लोग सोचते थे, दुनिया उसके लेकर के काम करते थे। More focus on the conservation. Then came the UNESCO. So UNESCO created IUCN, International Union for Conservation of Nature, in 1948, and later it is now known as World Conservation Union. This is a typing mistake here. It is not organization, union, World Conservation Union. So International Union for Conservation of Nature, this was constituted in 1948. तब से नेचर कंजर्वेशन एंड नेचर एजुकेशन को लेकर के काफी सारे डिस्कशंस एंड थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ IUCN? they are the authority of all conservation programs, like the red data book of plants, red data book of animals, then scheduled animal species, all these things they manage. They guide the international community how to manage all these things. Then UNESCO emphasized the role of environmental education in safeguarding future global developments of societal quality of life through the protection of the environment, eradication of poverty, minimization of inequalities, and insurance of sustainable development.
Now, UNESCO's initiative resulted in the first United Nations Summit on Human Environment at Stockholm, 1972, leading to formation of United Nations Environment Program. आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग हर साल 5 जून को मनाते हैं। कहां से शुरू हुआ? That 1972 Human Environment Conference, United Nations Summit on Human Environment Summit. तो उधर से एक रिजोल्यूशन लिया था कि हर साल 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। तो 1974 से हम लोग मना रहे हैं। तो उसमें और एक बड़ा चीज रिकमेंडेशन हुआ था, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। देयर इज ए रिकमेंडेशन नंबर 96। कभी भी स्टॉकहोम समिट का जो डॉक्यूमेंट है रिकमेंडेशन से, उनका वो रिकमेंडेशन आप निकाल लीजिए। 96 नंबर रेजोल्यूशन में देखिए क्या है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज कॉल्ड अपॉन एज ए मीन्स टू एड्रेस द एनवायरमेंटल इश्यूज वर्ल्डवाइड। Environmental education is called upon as a means to address the environmental issues worldwide. So जितना भी environmental issues है worldwide, जितना भी issues है, मैंने कहा ये urban sprawl, deforestation, industrialization, कितना भी issues है, all issues अगर किसी को समझना है, किसी को address करना है, then environmental education is the precondition. All our community, world community should be well informed, well sensitized towards the importance of environment. Then William B. Stubb in 1969, very important. This person is a very important person. Therefore, I am referring to this person. In 1969, he has developed one document, and he has suggested this document in producing a citizenry that is knowledgeable concern in the biophysical environment and its associated problems. Aware of that is objectives of environmental education. क्यों हमको चाहिए? Aware of how to help solve these problems and motivated to work towards their solution. He published a paper in 1969 where it was said that there is a vital need for an educational approach that effectively educates man regarding his relationship to the total environment. In the first session, I have already said that we have to consider environment in a totality. That was not said by me. You have seen this William B. Stubb in 1969, while developing the concept of environmental education, he said that relationship to the total environment. This is very important. So all our environmental education approach that effectively educates man towards the total environment. कोई अलग-अलग नहीं. And this person later became the first director of environmental education of UNESCO. Then मैंने कहा कि 1972 from the after the Stockholm summit, there is a new United Nations body called United Nations Environment Program, and this environment UNEP actually takes forward all the environmental programs, environmental issues in the world throughout. And this UNESCO and UNEP together, they work for the environmental education at least during these 2 decades, 1975 to 1995. They took a lot of initiatives to popularize environmental education, develop curriculum, develop course, approach, methodologies, all these things. So, in 1976, UNESCO's newsletter Connect published for regular contents on environmental education. It's a very important newsletter. If you search the internet, up to 2019, I got some issues in Connect, and they regularly publish different content for environmental education. This Connect is a very important, and in this Connect newsletter in 1977, I think 1976, they published the first report of this Belgrade Charter. Though it was held in 1975, in 1976 Connect newsletter just published for the first time. The Belgrade Charter is a product of first international workshop. In 1975, there is an international workshop on environmental education, particularly on environmental education, with a joint initiative of UNESCO and UNEP. And they suggest that after that workshop, there are a lot of very good recommendations regarding the environmental education, and that was they set the goal for the future environmental education processes. And it was held in 1975 in Belgrade, and it was
published in 1976 Connect newsletter. You will get it there. Then after that, it was followed in 1977 the landmark first international conference on environmental education in Tbilisi, Georgia, which set the tone for present day's environmental education strategy and approach. Conference on International Strategy for Action on Environmental Education and Training for 1990s in 1987 in Moscow. This was also, it was followed after 10 years of Tbilisi conference. It took stock of what happened in the last decade. Then for the future, for the next decade, they set the goal, International Strategy for Action on Environmental Education. So environmental education, you see, the world community was very serious. Therefore, they had specific conference with the participation of different countries, participating countries. And every 10 years they were discussing, you see, 1977, 87, then 97. Third International Conference on Environmental Society, Education and Public Awareness for Sustainability in 1997 at Thessaloniki, Greece. Third in Greece, then fourth in Ahmedabad, India. So every 10 years, they are revisiting and reviewing what is being done in the past decade and what should be done in the next decade. So I'm just once again repeating this Tbilisi conference. The recommendations of Tbilisi conference later become one of the major bases for education for sustainable development. So Sustainable Development Goals 2013, we have 17 goals. Education is one of the important component, and Tbilisi Declaration gave one major basis for developing modules for education for sustainable development. The Tbilisi Declaration updated and clarified the Stockholm Declaration and the Belgrade Charter by including new goals, objectives, characteristics, and guiding principles of environmental education. I've already discussed all these things: goals, objectives, characteristics, guiding principles. I have already discussed during my first presentation. And these were all set by the Tbilisi Declaration based on Stockholm Declaration and Belgrade Charter. So I have discussed Belgrade Charter, I have discussed Stockholm Declaration, and based on all these two documents, Tbilisi Declaration is a very important issue, very important declaration, very important document. I request all my teacher friends to go back and study and at least go through this declaration. They will get proper guidance how to implement environmental education in schools. Now I have already discussed about environmental education, but just to focus on Tbilisi declaration recommendation, I am just replacing all these things, rediscussing all these things. These are to develop awareness of the environment and its problems, basic knowledge and understanding of the environment and its interrelationship, social values and attitudes which are in harmony with environmental quality. This is very important. Social values and attitudes which are in harmony with environmental quality. So we should not have any kind of social practices which are not in harmony with environmental quality. Therefore, in environmental education, we always say, always try to utilize the resources available locally. Skill to solve environmental problems, I already discussed. Ability to evaluate environmental measures and education programs. Appropriate actions to solve environmental problems to create sustainable development. Appropriate actions. Appropriate actions का मतलब क्या है? That means which is locally needed. You have to develop locally developed technology. Maybe some technologies can be brought from outside, but should be reoriented in the local context. So appropriate technology का मतलब होता है technology which is appropriate to that local context. Now I am coming to the Indian initiatives. ऐसा नहीं कि भारत ने कुछ नहीं किया. We are much ahead. We were much ahead. हम तो 37 से शुरू कर रहे हैं. लेकिन environment is a part and parcel of our life. अब पुराने जो हम लोग का किताबें हैं, शास्त्र आप जब उधर अध्ययन करेंगे, you will get lot of traditional practices which are very much friendly to the environment. मान लीजिए ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. आप भी अपना जो लोकल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कनेक्ट कीजिए. मैं दो एक एग्जांपल हमारा स्टेट से दे रहा हूँ, असम से. तो हम लोग का ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या है, बैम्बो ड्रिप इरिगेशन है. तो जो पहाड़ी इलाके हैं वो बैम्बो से
ऊपर से पानी नीचे तक लाया जाता है। देन खेत में वो बैम्बो से वो पानी ले जाते हैं और ड्रिप इरिगेशन इधर से हो जाते हैं। देन जो खेत होता है, खेत में छोटे छोटे पोन्स हुआ करते हैं। छोटे छोटे पोन्ड में होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन पानी वाटर इज हार्वेस्टेड इन दोस पोन्ड्स। तब क्या होता है, खेतों में से जो मछलियां उस छोटे छोटे पोन्ड्स में आ जाते हैं। देन व्हेन भी पानी सूख जाते हैं, उस पोन्ड से हम लोग पानी निकाल करके खेतों में दे सकते हैं, इरिगेशन हो सकता है। और उसमें से जो मछली होता है, मछली हमको खाने के लिए होता है। दो पर्पस था हुआ। सो यू शुड नाउ connect environmental education to your local context. Now, as we are discussing about the modern environmental education initiative, I am starting for 1937. Basic education, Mahatma Gandhi ने क्या किया था? First serious attempt at relating education in schools to the local environmental needs. ये महात्मा गांधी का philosophy था. 1964 to 66 report of the Kothari Education Commission. All teachers know about this because it's a part and parcel of their educational training programs related to education to the life. 1977, India committed to environmental education in ICEE, जो Tbilisi conference में था. India participated. Therefore, India committed for environmental education in International Conference on Environmental Education in Tbilisi. ये commitment देकर के जब हम लोग आया है, तो हम लोगों को कुछ करना ही है. In 1984, creation of Minister of Environment, Forest. अभी उसको हम लोग कहते हैं Minister of Environment, Forest and Climate Change, and establishment of Center for Environmental Education as Center of Excellence in Environment Education by MOEF. So 1984 is a very important landmark year for promoting environmental conservation projects. पहले MOEF Ministry of Science and Technology का हिस्सा था. Then because of India's international commitment for environmental issues in different international platforms, we have created in 1984, we have bifurcated the environment department from Ministry of Science and Technology and constituted the Ministry of Environment, Forest. Now it has become Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In 1986, the National Policy on Education reiterated the importance of environmental education in environmental education. Now, you see, in all our education policies, environment has always received some importance, but in a different way. Now in the 86 education policy, environmental education in schools education, इसमें importance दिया गया. In 1988, establishment of CPRIR Environmental Education Center. I told about that Center for Environmental Education in Ahmedabad, and then it came to CPRIR Environmental Education Center as Center for Excellence under MOEF. They also produce a lot of education materials for eco-club schools. In some regions, they become the resource agency. In some areas, Center for Environmental Education become resource agency, and they used to produce huge number of education materials. They have trained so many teachers across the country for implementation of environmental education in schools. And these two bodies are specifically established only for educational environmental education. In 1988, Ministry of Human Resource Development launched scheme of environmental orientation to school education. So there is a countrywide program. So most of the teachers maybe here may not have been part of that. I was also not part of that during that period, but they have started environmental orientation to the school education. How the in school education we can reorient our courses on with environmental perspectives. In 1991, MC Mehta Environmental Foundation PIL at Supreme Court of India. It's a very landmark PIL. Its verdict brought a lot of changes, which I'm going to discuss. Then 2001 National Green Core Program of MOEF aimed to establish 100, now to 50, now it has become more. I think 500 eco clubs per schools in each district of the country. And I'm very happy to tell you that in our state, I was the person who actually took only initiative to establish eco clubs in schools. First 100 in schools. Now in our state, we have around 9,000 school eco clubs, 100 college eco clubs. So these are all going on. Now it is being looked after by different officer, but I always feel happy. I told him a satisfaction. Through your work, you should get satisfaction. This is one of the satisfaction that
I could contribute maybe a very small contribution by establishing around 4,000 eco clubs in our state in 2002. It has started in 2001. In Assam, we had started in 2002. In 2002 to 2005, environment education in school system, greening of textbooks. Personally, I was also part of it. All SCRTs, then school boards were given responsibility of greening of textbooks. That means whatever textbooks we have, how the environmental perspectives can be given in different courses. कैसे हम लोग उसमें environment को जुड़ा जा सकते हैं in different subjects. How can we put environment को कैसे जुड़ा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि infusion टाइप ऑफ. सो इसमें हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स किया, रिसोर्स मटेरियल डेवलप किया, then research training with state education department by MOA, Center for Environmental Education, consultants, then World Bank supported. This was a World Bank supported program, so it was a huge program contributed, and I'm very happy that I could also be part of this greening of textbook process for some time. Then 2030, the landmark verdict of Supreme Court order came, and it made environmental education compulsory in all curricula, starting from the primary level to undergraduate level. 2004 MOA, preparation of comprehensive plan for environmental education in schools. MOA has been given responsibility, preparation of comprehensive plan for environmental education. In 2005 to 8, strengthening of environmental education in school system by MOA. So there put lot of education materials or lot of strategies. Then 2005 came another landmark, National Curriculum Framework 2005, emphasized on habitable learning experience. Then what is Supreme Court judgment in 2003? So far as education up to the college level is concerned, we would require every state government and every education board connected with education up to the matriculation stage or even intermediate colleges to immediately take steps to enforce compulsory education on environment in a graded way. Compulsory education on environment. Supreme Court never said that it is compulsory subject, compulsory education on environment. But what happened in many states, including my state also, they started thinking that there should be a separate subject. Therefore, they have developed जो beginning of textbook का exercise था वो बंद हो गया. बंद करने के बाद separate book किताब निकाले on environmental studies for class 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 different books. There were no marks, only grades. So they used to give grades and separate subject, and students lose interest because there is no marks and there is no activities. तो जैसे कुछ reference book जैसा हो गया, किसी को पढ़ना है किसी को नहीं पढ़ना है, because it is not going to be counted. This should be so done that in the next academic year there should be compliance with this requirement. NCERT had been directed by the Supreme Court to formulate a syllabus. So syllabus had been developed. आपके पास इसका copy भी होंगे. Environmental education in school. The Supreme Court has further directed that syllabus must be adopted by every state. ये भी हो गया. So environmental studies are there. So it is an approach to understand environmental problems in the light of knowledge gathered from science, social science, and humanities. So it is a not hardcore environmental science. So environmental studies is required to become a good citizen, responsible citizen towards environment. So developing a world population that is aware and concerned about the total environment and its associated problems, recognizing values and clarifying concepts in order to develop skills and attitudes necessary to lead to action so as to improve all ecological relationships. So available support systems in India that needs to be tapped. तो देखिए इंडिया में काफी सारे सपोर्ट सिस्टम अभी है. I don't know how many of you have National Green Corps Eco Clubs. In our state, we have around 9,000 eco clubs under the National Green Corps program. So National Green Corps programs है, National Children's Science Congress program है, National Environmental Awareness Campaign अभी थोड़ा बंद हो गया है. The Minister of Environment, Forest and Climate Change किया करते थे. Then हर स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हर स्टेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल से उनका भी एनवायरमेंटल एजुकेशन एक मैंडेट है. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आल्सो हैव सम आउटरीच प्रोग्राम्स, साइंस म्यूजियम से, कृषि विज्ञान केंद्र से. So these are some of the resources, some of the institutional frameworks you have through which you can
help your children for getting environmental knowledge. You see, eco clubs and nature clubs, what they do? Out of classroom activities, project-based learning, community outreach, environmental games, use of cultural media. They're very important because children enjoy through this cultural media. You can have street dramas, songs, poetries. So you can different activities. Maybe 10 minutes script on tree plantation, 10 minutes scripts on pollution. All these type of activities you can do. Then exhibitions, demonstration. The children can make different exhibits like utilization of waste plastics, waste materials. They can, by using the waste materials, they can develop different gadgets, different decorative items, different scientific tools they can develop, and those can be demonstrated through different exhibitions. And children can encourage. Even some eco clubs, I know in India there are cases, some eco clubs are earning money for their recurring expenditure through this type of exhibition, because they are developing so many attractive items by use of waste materials, and they are selling it to the gardens, and they are earning some recurring expenditure for their eco clubs. So here I am showing some pictures. Some pictures are from my own official programs, some from some different eco clubs from across the country. Then these are games, these are outdoor games. So games are useful because these are very innovative, educative, entertaining, participatory, leads to action. So all these components are there in environmental games. You see, games, we always think that games are just fun. We have to enjoy and entertain. No. Behind the game, you have a specific purpose, because you have to be very innovative in asking questions. Otherwise, you will not get the answer. And games are very educative. Through these games, you are now teaching children how to classify. Then entertaining, yes, children will love, because you will get so many interesting questions. Maybe the children will be laughing. Then it should be participatory. You see, the entire class participates. Then leads to action. Ultimately, you will get an answer and you will feel it. And outdoor games, it is directly connected to the action. So games are very useful because of these components. 1, 2, 3, 4, 5. It has five important purposes. Then demonstration and exhibition, experimentation. So these are some of the demonstrations and experimentation. This is an experimentation. It is being done by Center for Environmental Education in different villages. Then performing arts. See how they are enjoying. There may be some their teachers are there. They are just enjoying some songs and plays. Then using the outdoors. Field visit. Field visit is very important. If they go to a farmer, they will understand different problems. What are the irrigation problems? What is flood problems? Paddy conservation. And these are all display materials. These are all from the waste materials. Pulses yielding seeds. Lentil, red grams, Bengal grams, then lentils. These are all done by some children. I have in some workshop I took the photographs. And it is, you see, environment in maps. This is a map of Assam, and they are putting poetry. Curricular load in students, it should not be more. Shortage of time, pressure of examination system, large class sizes, lack of relevant teaching learning materials, limited access to reference material and teaching aids. These are limitations. You have to overcome those. Inadequacy of resources and facilities, lack of support of school management and parents. Sometimes school management does not allow the enthusiastic teachers to take up these activities. So, and sometimes parents also do not like. They think that these activities will not fetch any marks in the exam. But still, within these limitations, you have to work. So ultimately, what happened, Mahatma Gandhi said, education for life, education through life, and education throughout life. And for that, what we can do, be the change that you want to be in the world. Be the change. So you should be the part of the change, positive change that you want to see in the world. तो दुनिया में आप जो देखना चाहते हैं, वो उसको करने के लिए आप उसका हिस्सा बन जाइए. You don't wait that somebody will do this and I will enjoy it. It's not like that. You become the agent of change.
the way you want to see the world. Yeah, with that message, I am concluding my session. So if you want to further interaction with me through email, these are my email IDs. And photo courtesy from old organization, different internet sources. I thank all those people, and whatever reference I have taken already mentioned in my presentations. So you can note down my email ID. If you want, you can send email to me.